तो आप सभी छात्र छात्राओं को विनती है कि जो भी गृह कार्य भेजा गया है उसको आप नोटबुक में लिखेंगे। क्योंकि 100% हम उसको चेक करेंगे। पहली विधा बताई गई चांदनी रात, ये जो खंड काव्य है। फिर तत्पश्चात हास्य कहानी दिल्ली का विलोमगढ़ा, ये बताया गया। फिर आलोचना, नई कविता, एकांकी, मुकरिया, विज्ञान कथा, यात्रा वर्णन, गीत, लघु कथा आदि प्रथम इकाई का अभ्यासक्रम है। दूसरी इकाई में कुंडलियां है, संवादात्मक कहानियां, हास्य व्यंग्य निबंध बताए गए हैं, नई कविता, पत्र के नमूने बताए हैं। पूरक पठन में कविताएं हैं, चरित्रात्मक कहानियां ये भी बताई गई है, गजल है तथा आत्मकथा, वर्णनात्मक कहानी, प्रयाण गीत एवं व्याकरण का जो विभाग है इसको ध्यान में लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहेंगे, प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है इसके संदर्भ में हम विचार करते हुए ये कहना चाहेंगे कि विभाग 1 में अब इसके लिए समय होते हैं 3 घंटे तथा कुल अंक 80 है। गत क्लास में हम इसी का विचार कर रहे थे। विभाग 1 में गद्य में से पठित गद्यांश में ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 130 से 150 शब्दों में। इसमें 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। यह हो गए 20 अंक विभाग 1 गद्य के विचार में। अब पठित गद्यांश प्रश्न क्रमांक 1 का जो है वो भी 8 मार्क को है और आ तथा ई में 8 तथा 4 मार्क के लिए अंक के लिए पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि विभाग 2 है, पद्य विभाग, इसमें 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 12 अंक के पठित पद्यांश एक प्रश्न, दूसरा अ है पठित पद्यांश 6 अंक का एक पूछा जाएगा तथा 8 से 10 पंक्तियों में पठित पद्यांश आ में प्रश्न दूसरा आ में वो 6 अंक के लिए 6 और 6 12 अंक के लिए ये विभाग 2 में पद्य की पंक्तियों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें आकलन कृति तथा शब्द संपदा है प्रश्न 2 में, विभाग 2 में, पद्य विभाग में। शब्द संपदा में ये पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द है, युग्म शब्द है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ तथा लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्दों का भी यहाँ पर अभ्यास है। इसमें सरल अर्थ भी पूछा जाता है 2 अंक के लिए। यह है पद्य विभाग नंबर 2 12 अंक के लिए। अब हम आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहेंगे कि अभी विभाग नंबर 3 है पूरक पठन, 8 अंक के लिए पूछा जाता है। कितने अंक के लिए? 8 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें पठित गद्यांश 80 से 100 शब्दों में ये 4 अंक का एक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 और इसमें आकलन कृति अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में पूछे जाएंगे। ये 2-2 अंक के लिए 2 प्रश्न और 4 अंक के लिए एक प्रश्न, 4 और 4 8 अंक के लिए पूरक पठन का जो है विभाग नंबर 3 में 8 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 3 आ में
पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियों में। प्रश्न क्रमांक 3 में आ जो है ये 6 से 8 पंक्तियों में लिखना है 4 अंक के लिए। इसमें भी आकलन, कृति तथा अभिव्यक्ति के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा अध्ययन का विचार करते हुए हम विभाग क्रमांक 4 में व्याकरण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूरे 14 अंक होते हैं। विभाग क्रमांक 4 है, यह है भाषा अध्ययन। अभी इसमें शब्द भेद पूछे जाएंगे। भाषा अध्ययन में व्याकरण में शब्द भेद पूछे जाएंगे, अव्यय प्रयोग पूछे जाएंगे, संधि, सहायक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, मुहावरे है, कारक है, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य के भेद, वर्तनी दृष्टि को वाक्य को शुद्ध करके लिखना, ये भी पूछा जाता है। यह है 14 अंक के लिए। और इसमें हमें अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि सूचनाओं के अनुसार तो कृतियां करना है। शब्द भेद में पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना है हम सबको। अव्यय प्रयोग में 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग भी पूछा जाता है। संधि है, सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, इन सभी का हमको विचार करना है। मैं ये समझकर चलता हूं कि आप सभी छात्र छात्राओं ने अपना लक्ष्य अध्यापन जी की ओर रख लिया होगा और आप अपना ध्यान किताबों की ओर रखना है। एक एक शब्द सुनों को सुनना है। ये 9वीं कक्षा में 10वीं का जो बेसिक नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वही पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहेंगे कि विभाग क्रमांक 5 में रचना विभाग है। इसमें उपयोजित लेखन है। क्या है इसमें? उपयोजित लेखन है। 26 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें पत्र लेखन के नमूने होते हैं। अब पत्र लेखन में औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक ये शब्द हमारे लिए नए होंगे। औपचारिक का मतलब ये है कार्यालयीन पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, और अनौपचारिक पत्र हमारे सगे संबंधी होते हैं, आत्मस्वकीय होते हैं। नानी नाना है, ननिहाल में पत्र भेजे जाते हैं, भाइयों को पत्र, दीदियों को पत्र लिखा जाता है, माता पिता को पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र है। ये 2 शब्दों का अर्थ हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालय पत्र, उस दिन मैंने बता दिया, गत क्लास में बताया है कि अभी औपचारिक पत्र लिखना है, म्युनिसिपल चेयरमैन को पत्र लिखना है। हमारी आबादी में गंदगी फैली हुई है तो उसकी सफाई के लिए कुछ कर्मचारियों को भेज करके कार्य पूरा करने की कोशिश करें। म्युनिसिपल चेयरमैन को भी पत्र लिखा जाता है, कार्यालय पत्र में आ गया। अब गद्य का आकलन जो है, इसमें प्रश्न क्रमांक 5 2 नंबर का जो भी पूछा जाता है, अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना है। 100 से 120 शब्द 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे। विभाग क्रमांक 5 जो है रचना विभाग, उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन भी पूछा जाएगा, कहानी लेखन भी पूछा जाएगा, विज्ञापन जिसको हम मराठी में जाहिरात कहते हैं, विज्ञापन लेखन के नमूने सीखने हैं हमको। अब निबंध लेखन, ये भी 7 अंक के लिए पूछा जाएगा। ये सभी 26 अंकों में से हम सभी को पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन का अभ्यास करना है। इस प्रकार इस कृति पत्रिका का प्रारूप स्वरूप हमने देखा है। अब आपका जो श्रवण कौशल्य है, भाषण कौशल्य है, स्वाध्याय है, ये सभी
पांच पांच श्रवण कौशल्य को 5 है। अब श्रवण करना, आपका कंसंट्रेशन किधर है, आपका लक्ष्य किधर है, कक्षा में किस ढंग से बैठते हैं, इन सभी बातों का अभ्यास किया जाता है। हाउ टू सिट इन क्लास, हाउ टू concentrate your mind at teacher and board, these things are very important in higher education। अपनी कक्षा में हमें कैसे बैठना है और कैसे सुनना है, श्रवण कैसे करना है, हमारा लक्ष्य किधर रहना है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके लिए अंक दिए जाते हैं। अब भाषण कौशल्य में अपना वक्तृत्व, हमारा वक्तव्य, हमारी वाणी कैसे है, वाणी प्रभावी है, इसमें शीतलता, नम्रता, कोमलता, ये चीजें हैं वाणी में, अपनापन है, कठोरता बिल्कुल नहीं है, इसका अभ्यास किया जाता है, इसके लिए अंक दिए जाते हैं। स्वाध्याय के लिए हम हमारे सभी नोटबुक्स कंप्लीट करके रखते हैं, हमारे हस्ताक्षर सुवाच्य, स्पष्ट और स्वच्छ है, क्लीन है, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी चीजों का कृति पत्रिका का स्वरूप में, प्रारूप में समावेश किया जाता है। आगे बढ़ने के लिए हम ये कहना चाहेंगे, 9वीं कक्षा के छात्र जो होते हैं ये नम्र, सुशील और सदसद विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं। बेसिक नॉलेज के तौर में आप सभी लोगों को वर्णमाला हिंदी की, इसका थोड़ा हम अध्यापन करेंगे। अब वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे वर्ण कहलाते। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। परिभाषा देखेंगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, इसके बाद में हम शब्द भेद में जाएंगे। शब्द भेद में हमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द देखना है। अब विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये देखे जाएंगे। अविकारी शब्दों में भी आगे समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, इन सभी का अभ्यास करना है। अब बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए मैं ये कहना चाहूंगा वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों का व्यवस्थित समूह, इसकी परिभाषा है। ये परिभाषा है इसकी। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे कि
ई, ज, जैसे अ, ज तथा प, ये वर्ण कहलाए जाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 11 वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, और वर्णमाला के भेद का विचार करेंगे तो वर्णों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर स्वर के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के भी प्रकार देखेंगे और प्लुत स्वर जो होते हैं इसका भी विचार करेंगे। अब वर्णमाला की परिभाषा देख ली है कि हम वर्णमाला में स्वर देखेंगे। ये है अ, इसका उच्चारण जो है दीर्घ नहीं है, इसका उच्चारण बहुत छोटा है, इसको अ कहते हैं, इसलिए हम इसको दीर्घ नहीं कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ह्रस्व स्वर कहेंगे। तत्पश्चात आ, उसके बाद में छोटा ई, तत्पश्चात ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ और ऋषि का री। अब इसमें ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर ये अ है, छोटा ई है और ये छोटा ऊ तथा री, ये कितने हैं? ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ये 4 ह्रस्व स्वर है। तत्पश्चात हम देखेंगे ए, आई, ओ, औ, आहा। अब देखिए सभी छात्रों को मेरी विनती है कि इसका उच्चारण, इनका उच्चारण कैसे करते हैं। अब इनका उच्चारण हम ऐसे करेंगे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ। अब इनमें एक देखना है, ये अनुनासिक तथा विसर्ग जो है ये है अयोगवाह। क्या है? उनको हम सेपरेट लिखेंगे, ये स्वर में नहीं आते हैं। ये क्या है? अयोगवाह। ये नॉलेज के लिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आप सभी लोगों को। कल एमपीएससी यूपीएससी के प्रश्न में भी पूछे जाते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। इसके लिए बहुत पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब आगे तो बढ़ेंगे ही हम। अब इसमें हमने देखा है अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री जो है ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। अब रह गए बाकी, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ तथा ए, आई, ओ और ये औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए? ये जो है 7, ये दीर्घ स्वर है। कुल कितने हो गए? 7 और 4 और 7 कितने हो गए? 11 हो गए स्वर। अब ये अम और आह जो है ये अयोगवाह है, इनको अनुनासिक
विसर्ग कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा से लिए हुए वर्ण है तथा स्वर है। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये ध्यान में लेता हूं कि ये जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का नॉलेज ज्ञान जो है आप अभी को पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, व्यंजन की तरफ बढ़ना है हम सभी को। अब व्यंजन में ये देखना है कि ये कितने प्रकार के, अब इसमें हमने देख लिया स्वर कितने प्रकार के, ह्रस्व स्वर 1, दीर्घ स्वर 2, स्वर के 2 प्रकार। अब आगे और एक प्रकार देखना है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर ये होते हैं स्वर के प्रकार देख लिए हमने। स्वर के प्रकार में देखना है, ये हो गए ह्रस्व स्वर। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। तीसरा हो गया प्लुत स्वर। आप कहेंगे प्लुत स्वर क्या चीज है सर? इनका जो उच्चारण होता है और ही दीर्घ होता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण जिन स्वरों में लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब उदाहरण के अंतर्गत देखेंगे हम यहां पर, देखो प्लुत स्वर का उदाहरण देखेंगे। प्लुत स्वर का उदाहरण है ये। दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण होता है इसका। आगे देखेंगे, आओ जल्दी से आ जाओ, ये जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है इसको, इनको प्लुत स्वर। राम, ये जो उच्चारण है दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगने वाले स्वर होते हैं, इनको प्लुत स्वर कहा जाता है। अब व्यंजन का विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। व्यंजन में दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, ऐसे प्रकार होते हैं। व्यंजन के भी स्पर्श व्यंजन होते हैं तथा संयुक्त स्वर होते हैं, इनका विचार किया जाता है। अब संक्षिप्त में व्यंजनों का विचार करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं। अब क वर्ण का विचार करेंगे हम। ये बेसिक वर्णमाला में पढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की पुनरावृत्ति करना सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। व्यंजन पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द के भेद की ओर चले जाएंगे और पाठ की ओर चले जाएंगे नेक्स्ट पीरियड। व्यंजन देखेंगे हम। अब व्यंजन के प्रकार है, यह है स्पर्श व्यंजन। तत्पश्चात ये नंबर 1 का हो गया। अब नंबर 2 में है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन के पश्चात है ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार के व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा नंबर 3 का है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन का विचार करेंगे हम। स्पर्श व्यंजन में उच्चारण करते हुए हमारी जीवा जो है मुख में के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए व्यंजनों का उच्चारण करती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब परिभाषा मैं कह करके बता दूंगा। अब जब हम आपको नोट्स भेजेंगे उसमें सभी आ जाएगा, आप सभी को लिखना भी है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा हमारे मुख के विभिन्न अंगों को, भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अभी संक्षिप्त में हम बता देंगे स्पर्श व्यंजन। क वर्ग है, बेसिक जानकारी के लिए ये सब ले रहे। आप लोग ये नहीं समझना कि सर हमको कक्षा पहली तथा दूसरी का पढ़ा रहे हैं, मगर नॉलेज ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत ये सब आ जाता है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और ये प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अब आगे बताया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन यरण अवश्य जो है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है 4 तथा ऊष्म व्यंजन हो जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु रगड़ खाकर के मुख से बाहर निकलती है तथा गर्माहट पैदा होती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वे भी 4 है ऊष्म व्यंजन। और ये है श, स, स तथा ह। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन जो बच गए हैं। आज हमने इसका अभ्यास कर लिया है। संयुक्त स्वर जो है, अब संयुक्त स्वर क्षत्रिय का क्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र, ये संयुक्त स्वर कहलाए जाते हैं। अब हमने इनमें एक छोड़ दिया है, हमने ताड़नजात व्यंजन जिसको कहते हैं, हम उसे दूसरे शब्द में अतिरिक्त व्यंजन, उत्सित व्यंजन कहेंगे, जिनको ताड़नजात बिंदु लगती है। अब हम यहां पर बताएंगे आप सभी लोगों को। देखो ड, इनका अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। हिंदी में तुर्की भाषा से ड तथा ढ, इनके नीचे जो उत्सित ताड़नजात बिंदु लगाए गए हैं, इनको अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अब अतिरिक्त व्यंजन में ये, अब देखिए इसके उदाहरण क्या है। सड़क, दूसरा है उदाहरण गढ़,
ये अतिरिक्त व्यंजन है, इनका भी उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता। अब आगे हम र व्यंजन के विभिन्न रूपों का विचार करेंगे। र व्यंजन में अरहित व्यंजन और असहित व्यंजन आते हैं। इसकी मात्राएं अलग अलग प्रकार से। अब हम ट्रक में र यूज कर लिया है। ट्रक में र का उपयोग, ट्रक, ये र यहां आ गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे मर्म तथा वर्ण, इसमें र का उपयोग आ गया है। अब आगे हम देखेंगे प्रेम, जो शब्द है इसमें भी र शब्द वर्ण का उपयोग किया गया है। र व्यंजन के विभिन्न रूपों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि शब्द विचार में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है संज्ञा। अब संज्ञा की ओर बढ़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे, अब ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनना है। संज्ञा शब्द का अर्थ व्याकरण के अंतर्गत नाम होता है। अब हम व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द का विचार कर रहे हैं। भाषा के शुद्ध रूप का विचार करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण में शब्द भेद होते हैं, उसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये तो हम देखेंगे। संज्ञा में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब देखिए, नाम तो हर एक चीज को होता है। अब दोहे में बताया गया है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलिजुग एक नाम आधारा उतरे मेरे भवजल पारा। नाम के बगैर इस दुनिया में हर एक चीज अधूरी है। और किसी चीज को हम पहचानना है, किन्हीं को पहचानना है तो हम उनके नाम से पहचानते हैं। अब ये जो है यहां पर आईना है, इसमें जो मटेरियल उपयोग में लाया गया है वो है ग्लास और प्लास्टिक का उपयोग किया गया, मगर इसको नाम दिया गया है आईना। यह हमारे पास कलम है, इसको एक नाम दिया गया है। आप सभी का भी नाम है, हम सबका नाम है। अब नाम की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु, अब परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में सभी छात्र छात्राओं को विनती है कि वे अपना लक्ष्य इस पद की ओर तथा अध्यापक जी की ओर रखना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे परिभाषा में बहुत आसान परिभाषा है। नाम की परिभाषा देखिए, संज्ञा की परिभाषा कैसी है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम का बोध कराने वाले
शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा शब्द का जो उच्चारण है, कुछ छात्र संज्ञा कहते हैं उसको। ये ज्ञ शब्द का जो प्रयोग होता है, संज्ञा के स्वरूप में हम उसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद छात्रों। मैम इनकी नहीं